नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और pscexpert.com में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात कर रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट की, जो आया था 1784 में। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं 1781 के अमेंडमेंट एक्ट की और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इन एक्ट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता रहे कि संविधान बनने के पहले भारत में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कौन कौन से अधिनियम थे और उनका प्रभाव क्या पड़ रहा था। यह एक पूरा विकास क्रम है, पूरी एक जर्नी है जिसमें हमें पता लगेगा कि प्रशासन को और प्रशासनिक कार्यों को कैसे अंग्रेजों ने बेहतर करने की कोशिश वहाँ पे करी थी और उनका उसके पीछे क्या मकसद था। तो हम लोग आज ये लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो आज हम लोग जिस एक्ट को पढ़ने वाले हैं उस एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1774। तो शुरू करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो देख लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहला जो प्रावधान है वो क्या है। यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम को लाया गया था। पहले क्या हो रहा था, कंपनी भारत पे रूल कर रही थी, सब कुछ कंपनी चला रही थी, लेकिन यहाँ पे ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब द्विशासन पद्धति यहाँ पर लाई गई थी, जिसमें कमर्शियल फंक्शंस जो उनके व्यापारिक फंक्शंस थे, व्यापारिक जो भी अफेयर्स थे, उसके लिए यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था। ठीक है। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना दिया गया था। तो ये अलग अलग यहाँ पर कर दिए गए थे। उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट से रिलेटेड यही है कि इस एक्ट को 1784 का ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट को पीट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है क्योंकि पीट्स इसको लेकर के आए थे। पीट्स उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। और लाने का मकसद यही था। देखिए, हर एक्ट पिछले एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए थे। चाहे 73 का एक्ट हो, 73 में तो कुछ था नहीं, उसके पहले तो कोई रेगुलेशन हो नहीं रहे थे। उसके बाद के जितने भी एक्ट वहाँ पर आए हुए हैं वो एक्ट पुराने एक्ट को में जो भी कमियां थी उन कमियों को हटाने के लिए लाए गए थे। ठीक है। अगली हम लोग बात कर लेंगे। इस एक्ट में पहली बार कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी को अलग किया गया था। देखिए, पहले तो अंग्रेज आए थे भारत में कंपनी बन करके और यहाँ पे पूरी कमर्शियल एक्टिविटी की। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करना चालू कर दी और धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों पर कब्जा करके वहाँ से कर वसूलने के काम भी वो लोग करने लगे थे। बेसिकली उनका फंक्शन एक ही था कि भारत से अधिक संसाधन जुटा करके ब्रिटिशर्स के को दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी अलग अलग कर दी गई थी। इस एक्ट में पहली बार भारत में कहा गया था ब्रिटिश पोसेस इन इंडिया, मतलब पोजेशंस इन इंडिया, मतलब अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य कर लिया है, भारत अंग्रेजों के अधीन है। ये इस एक्ट में पहली बार टर्म यूज किया गया था। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहली बार भारत के आधिपत्य अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य कर लिया या इससे रिलेटेड टर्म कब यूज किया गया था, तो यहाँ पे ये टर्म यूज किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन का था वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था, क्योंकि इन लोगों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। ठीक है। अब पॉलिटिकल अफेयर्स में जनरली हो क्या रहा था, देखो क्या हो रहा था, भारत बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो अंग्रेजों को कमर्शियल एक्टिविटीज तो करनी थी, कच्चा माल लेना, यहाँ से वहाँ बेचना या वहाँ के लिए यहाँ से कच्चा माल बटोर करके ले जाना। लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजों को सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना था वो करना था, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना था वो करना था कि यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर को कैसे मैनेज किया जा सके। ठीक है। अब अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। इसमें पहली बार ऐसा कहा गया कि मिलिट्री सीधे सीधे किसके अंडर में आ गई, ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है। और भारत की जितनी टेरिटरी है वो मैनेज कर रहे हैं ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा कमर्शियल एक्टिविटीज। देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज में अभी भी मोनोपोली कंपनी की ही थी। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब व्यापारिक जो भी गतिविधियां हो रही थी उसमें अभी भी कंपनियों की ही थी। ठीक है। तो इस एक्ट के बारे में और जान लेते हैं। इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या था। दो ही जनरली सिग्निफिकेंस थे। एक तो कंपनी को कसना, स्ट्रिक्टनेस, कंट्रोल ओवर कंपनीज, और दूसरा ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दोनों के कारण हम लोग समझ लेते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम लाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि भारत में आजू बाजू बहुत सारे रियासतें थी जिनको भी इन लोगों को कैप्चर करना था, तो वो भी जरूरी था। और कंपनी को स्ट्रिक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि कंपनी के कई अधिकारी, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले एक्ट में देखा कि वो लोग प्राइवेट ट्रेड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। अब प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि भाई वो
कंपनी का तो काम कर ही रहा है, अपना खुद का बिजनेस भी कर रहा है, तो अपने खुद के बिजनेस में उन लोगों को उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, मतलब उनके खुद के बिजनेस में वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहे थे और कंपनी को कम प्रॉफिट कमा के दे रहे थे। ऐसा कुछ उस समय इन्वेस्टिगेशन या ऐसा कुछ उन लोगों ने कराया होगा, जिसके कारण वो आउटपुट निकल करके वहाँ पर आया। अब इसके ड्रॉबैक देख लेते हैं। 84 का एक ही ड्रॉबैक था, किसी भी प्रकार की कोई भी बाउंड्री कंपनी की क्लियरिटी नहीं थी। कंपनी में कुछ भी क्लियर नहीं है। 1773 में भी बता दिया तो इन लोगों ने ऐसे ही एक्ट फेंक दिया था, कोर्ट वहाँ पे लगा दिया था, लेकिन कोर्ट की बाउंड्रीज नहीं दी थी। 1781 में भी जितना दिया उतना, उसके बाद कंपनी की भी बाउंड्री इन लोगों ने तय नहीं किया गया, कंपनी की गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में कुछ भी तय नहीं किया। यहाँ पे भी वही एक्ट आ रहा था। अब इसके बाद जो अगला एक्ट आएगा उसमें तय करेंगे कि कैसा ये हो सकता है। आज के एक्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।